सुर्खियों में। ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अर्जुन चौधरी। आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में हम बातचीत करेंगे ऑल पार्टी डेलीगेशन जो फ्रांस, स्लोवेनिया, अफ्रीका, कांगो, साउथ कोरिया और कतर विजिट कर रहा है, ताकि हम इन देशों को कह सके कि पाकिस्तान एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन कैरी आउट कर रहा है और हमारे क्या ग्राउंड्स हैं, हमारे क्या तथ्य हैं फॉर रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स अगेंस्ट स्टेट स्पॉन्सर्स ऑफ टेररिज्म। और इस विषय को लेकर हमारे साथ विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं, श्री अशोक सज्जनार जी। सर, वार्म वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत धन्यवाद। भारतीय सरकार का उद्देश्य क्या है, मोटिव क्या है, कौन सा सेंट्रल मैसेज देना चाहते हैं देशों को? बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। देखिए, भारतीय सरकार ने 7 ऐसी डेलीगेशंस गठित की हैं जो कि ऑल पार्टी डेलीगेशंस हैं। इसमें जो रूलिंग पार्टी है, रूलिंग एनडीए कोएलिशन है, उसके तो सदस्य हैं ही। इनमें रविशंकर प्रसाद जी हैं, बैजयंत पांडा जी हैं जो कि हमारे रूलिंग पार्टी के सदस्य हैं, परंतु जो ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनसे भी लिए गए हैं। तो डीएमके की कानिमोई हैं और एनसीपी नेशनल कॉन्फ्रेंस पवार ग्रुप की सुप्रिया सुले जी हैं, शशि थरूर हैं, संजय झा हैं जेडीयू के। तो ऐसे बहुत सारे हैं। एक तो संदेश हम देना चाहते हैं, क्योंकि जब पहलगाम में 22 अप्रैल को यह हमला हुआ था और 26 निहत्थे लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई थी, तो तब उनका मत यही होगा, उनका गंतव्य यही रहा होगा, जो कैसे हम भारत में एक जो कम्युनल हार्मनी है, जो सद्भाव की भावना है सभी धर्मों में, सभी जो लोग हैं, उसको हम कैसे बिगाड़ सकते हैं, कैसे खराब कर सकते हैं। और वहां पर जो भी लोग थे जिनको उन्होंने मारा, उनका धर्म पूछकर मारा। तो वो ये चाहते थे जो भारत में धार्मिक दंगे यहां पर शुरू हो जाएं, परंतु ये बड़ी अच्छी बात है जो पूरा देश एक जुटा रहा और बहुत सहयोग की भावना से एकदम सभी लोग साथ आ गए। तो इसमें ऑल पार्टी डेलीगेशन इसका भेजने का एक तो ऑब्जेक्टिव ये भी है जो पूरी दुनिया को ये दिखाया जाए, जो जब भारत आतंकवाद के विरुद्ध लड़ रहा है तो पूरा देश एक होकर लड़ रहा है, उसमें वो बिल्कुल संयुक्त है, जो कि सभी लोग मिले हुए हैं। तो एक तो ये बात है। दूसरी बात, पूरे विश्व को हम ये बताना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने बहुत ही मिस इन्फॉर्मेशन का प्रचार किया, दुष्प्रचार किया, डिसइंफॉर्मेशन का दुष्प्रचार किया और बहुत फेक न्यूज फैलाया है। तो वो ये बताना चाहते हैं जो वहां पर हमला हुआ वो कश्मीर के मुद्दे पर हुआ, और इसका कोई जो वो पहलगाम में हमला हुआ उसका कश्मीर से कोई लेना देना नहीं है। ये एक आतंकी हमला है और पूरी दुनिया को ये बताना है जो भारत और पाकिस्तान के बीच में जो ये 4 दिन की मुठभेड़ चली, मैं उसे युद्ध नहीं कहूंगा, मुठभेड़ जो हुई 4 दिन की, तो ये मुठभेड़ कश्मीर के ऊपर नहीं थी, ये आतंकवाद के ऊपर थी। ये भारत पहले जब 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसका जवाब देने के लिए 7 तारीख को भारत ने उनके 9 आतंकी अड्डों पर हमने हमला किया। और उसके बाद हमारे जो डीजीएमओ हैं, उन्होंने जब हमारा हमला हो गया उसके बाद उन्होंने अपने काउंटर पार्ट डीजीएमओ को बताया जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो था आपके आतंकी जो लोग हैं उनको मार गिराना। अब इसके आगे हम कोई और एक्शन नहीं करना चाहते, तो अगर इसको तुम एस्केलेट नहीं करोगे तो ये आगे नहीं बढ़ेगा। परंतु पाकिस्तान ने ये जो एडवाइस थी भारत की, ये नहीं मानी। उन्होंने वहां से, क्योंकि हमारे यहाँ पर तो कोई आतंकी ऐसे गुट है नहीं, तो उन्होंने हमारी आर्मी एस्टैब्लिशमेंट्स पर, डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स पर, सिविलियंस पर उन्होंने ये चोट करनी शुरू की, वहां से हमले करने शुरू किए और प्लेसेस ऑफ वर्शिप पर उन्होंने अटैक किया। यहाँ पर गुरुद्वारों पर उन्होंने अटैक किया, यहाँ पर चर्च पर उन्होंने अटैक किया। और फिर ये हमारी सेना की बहुत बखूबी, उनकी जो तैयारी है बहुत अच्छी थी, जिससे कि जो भी वहां से हमले हुए, चाहे ड्रोन से हुए, चाहे मिसाइल से हुए या लॉन्ग रेंज वेपनरी से हुए, हमने सब से अपने को बचा लिया। तो हम उनको यही सलाह देते रहे, परंतु 10 तारीख को सुबह जब उन्होंने बहुत बड़ा हमला किया तो तब हमने उनकी 13 जो एयरफील्ड्स थी उनको एकदम ध्वस्त कर दिया और तब वो अपने बिल्कुल घुटनों के बल आ गए और उन्होंने फिर हमें रिक्वेस्ट किया।
तो हम पूरे विश्व में ये बताना चाहते हैं जो युद्ध है ये आतंकवाद के विरुद्ध युद्ध है। कश्मीर का इसमें कोई लेना देना नहीं है और पाकिस्तान एक गढ़ है आतंकवाद का, और भारत अगर इस गढ़ से जूझ रहा है तो पूरी दुनिया को भी भारत का साथ देना चाहिए। ये पूरे विश्व की लड़ाई है आतंकवाद के विरुद्ध, केवल भारत की लड़ाई नहीं है, और इसमें हम सबको साथ मिलकर इस युद्ध को हमें लड़ना चाहिए। अब हम सुनते हैं बीजेपी एमपी रविशंकर प्रसाद जो ऑल पार्टी डेलीगेशन फ्रांस में लेकर गए हैं, उनका क्या कहना है पाकिस्तान जो दहशत का गढ़ है, पाकिस्तान एज एन एपिसेंटर ऑफ टेररिज्म। Today is not the occasion to rejoice. We have come with great degree of pain and agony, but also there is a resolve that India will stand together in the fight against terrorism and tell the world that India is indeed united. Pakistan became a country in 47, the first war in 48, the second war in 1965, the third war in 1971 when Bangladesh was created, and the fifth war was Kargil. All these are recognized wars. And just remember one thing very particularly, and I want you to convey, Hindustan ने कोई भी लड़ाई शुरू नहीं की थी. India had not started any war. Why so? Because you have a civilizational heritage, na? Why India? Attack happened in France. You all know it very well. In Paris, in Marseille. Attack happened in Belgium. Attack happened in Germany. Attack happened in London. Attack happened in New York. And in all these attacks, Pakistan has a very, very significant role to play. 52 designated terrorists are from Pakistan by the UN. पाकिस्तान के दो टैक्टिक्स हैं। पहला टैक्टिक यह है कि वो सीज फायर की उन्होंने डिमांड की, और दूसरा टैक्टिक यह है कि उन्होंने अपने जनरल को फील्ड मार्शल का पोजीशन दे दिया। इसका क्या मतलब है? देखिए, मैं समझता हूं उन्होंने अपने जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को उन्होंने फील्ड मार्शल बना दिया, क्योंकि वो चाहते थे पूरे में भी, विश्व में नहीं, विश्व में तो सभी को मालूम है जो पाकिस्तान की कैसी करारी हार हुई है। ये तो सभी जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, वॉर स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने लिखा है, उन्होंने बात की है। जो पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर पाया, ना तो भारत के जो वार थे 7 तारीख की सुबह को उसके आतंकियों अड्डों पर, क्योंकि हम कह रहे थे जो हम आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं, परंतु फिर भी एक भी आतंकी अपने अड्डे को बचा नहीं पाया। और दूसरा फिर 10 तारीख सुबह जब हमने उसकी एयरफील्ड्स पर हमला किया, एक भी एयरफील्ड को वो बचा नहीं पाया। तो इसीलिए पाकिस्तान की बहुत करारी हार हुई है इसमें। फील्ड मार्शल का खिताब कब दिया जाता है किसी भी देश में? सेना प्रमुख के पास बहुत बड़ी जीत उसने हासिल की हो, तभी ये वाला खिताब दिया जाता है, तभी ये प्रमोशन दिया जाता है। तो ये तो बिल्कुल अपने को ही ऐसा खिताब देकर उन्होंने अपने देशवासियों को ये बताने का प्रयास किया है जो ये हम जंग जीत गए हैं। परंतु आपको याद होगा, आपके सुनने वालों को याद होगा, 1999 में जब कारगिल युद्ध हुआ था तब भी उन्होंने कहा था हम जीत गए हैं। 1971 में जब ये बांग्लादेश बना था तब भी उन्होंने कहा हम जीत गए। 1965 तो हमेशा से एक तो डिनायल और एक झूठ बोलना, ये तो पाकिस्तान की बहुत आदत है। और अभी भी फील्ड मार्शल बनाकर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आसिम मुनीर को वो ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु मेरे विचार से वो इस प्रयास में सफल नहीं हुए हैं। तो पाकिस्तान का भी इंटरनल पॉलिटिक्स कैसा है? प्रोपेगेंडा तो वो चला ही रहे हैं। और दूसरी बात, जो आईएमएफ से उनको लोन मिला है, ऐसी क्या कंडीशनैलिटीज इंपोज की गई हैं? $2.1 बिलियन अगर हमारे ऑल पार्टी डेलीगेशन जा रहे हैं तो वो ये सूचना जरूर दे रहे होंगे कि इन फंड्स का मिसयूज ना हो आतंकवादी के लिए। जी बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। और इसीलिए भारत ने जब आईएमएफ में हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वहां पर उन्होंने एब्सटेन किया था, उन्होंने इसमें शामिल नहीं हुए इस निर्णय लेने में जो पाकिस्तान को ये $2 बिलियन का लोन दिया जाए। उसकी जो इकोनॉमिक हालत है, आर्थिक स्थिति है, बहुत ही खराब है। करीब 40% के आसपास उसका इन्फ्लेशन है और बहुत ज्यादा वहां पर जो उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं करीब $3-4 बिलियन है। तो उसकी जो आर्थिक स्थिति है बहुत ही खराब है। परंतु फिर भी क्योंकि वहां की सारी इकोनॉमी कंट्रोल करती है वहां की आर्मी, हालांकि है वहां पर शहबाज शरीफ, वो प्रधानमंत्री हैं, परंतु इन मामलों में उनकी चलती नहीं है। तो इसीलिए भारत ने ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड को कहा है जो आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से निगरानी करिए,
इसकी बहुत अच्छी तरीके से देखरेख करिए, जो इसका जो पैसा अब जाता है कहीं मिसयूज नहीं हो जाता, कहीं दूसरी तरफ फनल नहीं हो जाता, जिससे आतंकवाद को ये सहारा देने के लिए। और इसीलिए भारत अब चाहेगा, जो पाकिस्तान जो बहुत बारी पहले फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अंडर आ चुका है, जो उसको फिर से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में लाया जाए। आपके सुनने वालों को ये याद होगा, जो 2018 से 2022 तक पाकिस्तान फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स में था, ओके, ग्रे लिस्ट में था, और इसीलिए उससे उसके ऊपर निगरानी बहुत ही क्लोज वॉच की जाती है। जो भी पैसा आता है, चाहे इन्वेस्टमेंट का पैसा आता है या कोई लोन का पैसा आता है या किसी भी प्रकार का पैसा आता है, वो कैसे उसका प्रयोग हो रहा है, कैसे उसका इस्तेमाल हो रहा है, उसके ऊपर बहुत पैनी नजर रखी जाती है। तो भारत अभी भी यही चाहता है, जो FATF की ग्रे लिस्ट में आए, बहुत ही इसके ऊपर बंदिशें लगे, उसके ऊपर अंकुश हो, जो कैसे वो पैसे का प्रयोग करता है। जब हमारे डेलीगेशंस अलग अलग देशों में जा रही हैं, 33 देशों में जाएंगी और सभी बहुत महत्वपूर्ण देशों में जाएंगी, जो यूनाइटेड नेशंस के नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं, जो 2025 में, 2026 में, 2027 में, और जो उसके परमानेंट मेंबर्स हैं, उनको यही बता रहे हैं, जो अब भारत की नई डॉक्ट्रिन आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए क्या है। पाकिस्तान है जहां से हर आतंकी घटना न केवल भारत में परंतु विश्व में कहीं भी हो, वहां से उसका तार पाकिस्तान से मिलता है। तो इसीलिए पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना चाहिए, जो वो आतंकी घटनाओं को, आतंकवाद को सहारा नहीं दे। अब हम सुनते हैं असद उद्दीन ओवैसी को, जो पश्चिम एशिया, वेस्ट एशिया में हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान टेरर एक्सपोर्ट करता है इंडिया को। Unfortunately, we have lost huge amount of human lives. Innocent people have been killed. The fact of the matter is that this problem emanates from Pakistan only. Unless and until Pakistan stops promoting, aiding, sponsoring all these terrorist groups, this issue will not go away. And India has exercised utmost restraint in dealing with this problem. अर्थव्यवस्था के अलावा आपने कहा कि वहाँ आतंकी जो कई ग्रुप्स हैं उनको टारगेट भी किया गया। पॉलिटिकली अनस्टेबल है, बलूचिस्तान एक इंसर्जेंट प्रोविंस है। मैं समझता हूँ आतंकवाद तो पाकिस्तान की एक इंस्ट्रूमेंट है फॉरेन पॉलिसी का, स्टेट पॉलिसी का। तो आतंक के लिए, तो आतंकी हमलों के लिए तो हमको तैयार रहना चाहिए। पाकिस्तान को ये भी बताना चाहते हैं, जो अगर वो भारत के विरुद्ध हमला करेगा तो उसको बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। अगर 2016 में उरी के बाद हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, 2019 के बाद हमने वहां पर पुलवामा के बाद बालाकोट में स्ट्राइक किया, इस बारी हमने बहुत ही बड़ा स्ट्राइक किया है उनके, और उनके जो हवाई अड्डे के एयरफील्ड्स सभी को एकदम ध्वस्त कर दिया है। अगली बार अगर वो अटैक करेगा तो उसका भी पनिशमेंट, उसका जो खामियाजा उसको चुकाना पड़ेगा, वो बहुत ही गंभीर होगा। अशोक सज्जना जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हम आकाशवाणी आए और आपने काफी डिटेल में हमारे साथ चर्चा की। जो ऑल पार्टी डेलीगेशन फ्रांस, स्लोवेनिया, अफ्रीका, साउथ कोरिया और कतर गया है, ताकि वो उन्हें समझा सके कि पाकिस्तान एक मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहा है और भारत के पास ग्राउंड्स हैं कि वो रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स कर सके। जी, बहुत धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे ऑपरेशन सिंदूर, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की कूटनीतिक मुहिम पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अर्जुन चौधरी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल पता है AIRNSGtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044। सुर्खियों में